नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5। तो आप सभी को पता है कि अभी अभी जो है गवर्नमेंट ने हमारा सिलेबस चेंज कर दिया है और सभी बच्चे कंफ्यूज है कि क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला, और कुछ कुछ नए नए टॉपिक भी ऐड किए हैं। तो आप इस बात की बिल्कुल भी टेंशन ना लें। जो भी आपका टर्म 2 में सिलेबस आने वाला है उस पूरे सिलेबस को हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करने वाले हैं। तो आप ना तो आपको एनसीईआरटी देखने की ज़रूरत है, ना ही आपको किसी गाइड को उठाने की ज़रूरत है। आप सिर्फ मेरी वीडियोस को फॉलो करें और उसके बाद जो भी आपको वीडियोस में नोट्स मिलते हैं या अलग से भी मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, उन नोट्स को आप अपनी कॉपी में लिख लें बस, और आपका सिलेबस जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। मैं आपको मैप भी करवाऊँगा इसमें, और जो पॉलिटिकल में कार्टून्स आते हैं मैं वो कार्टून भी आपको करवाऊँगा। और टोटल हमारे 6 चैप्टर आएंगे। जो 3 चैप्टर हैं वो वर्ल्ड वाली बुक से होंगे, और जो बाकी 3 चैप्टर हैं वो हमारी स्वतंत्र भारत में राजनीति जो बुक है उस बुक से होंगे। यानी कि हमें टोटल 6 चैप्टर पढ़ने हैं। 3 चैप्टर वर्ल्ड वाली बुक से और 3 चैप्टर भारत वाली बुक से। तो जो आज हमारा चैप्टर है वो है हमारी भारत वाली बुक का, और चैप्टर का नाम है कांग्रेस प्रणाली। तो कांग्रेस प्रणाली जो चैप्टर है, इसमें सबसे पहले हमें कांग्रेस प्रणाली शब्द का ही मतलब समझना होगा। इंग्लिश में से बोलेंगे कांग्रेस सिस्टम। तो हम सबको पता है कि जब हम आज़ाद हुए उस टाइम पे भारत में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी थी, और हमें आज़ाद करवाने में भी सबसे बड़ा रोल कांग्रेस पार्टी का रहा। तो आज़ादी के बाद बहुत लंबे समय तक कांग्रेस जो है वो सत्ता में रही थी, यानी कि कांग्रेस ने रूल किया था बहुत सालों तक। हर बार इलेक्शन होते थे और हर बार कौन सी पार्टी जीतती थी? कांग्रेस पार्टी। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम है कांग्रेस प्रणाली। हमें ये पढ़ना है कि जब से हम आज़ाद हुए हैं तब से कब तक कांग्रेस प्रणाली रही, यानी कि कांग्रेस सत्ता में रही। तो अब जितनी भी मैं डेट इस चैप्टर में आपको बताऊं उन सभी डेट को आप नोट करते रहना। साइड में आपको साथ साथ ये डेट लिखी मिलेंगी। तो हम आज़ाद हुए थे 1947 में। तो भारत में सबसे पहले कौन सी पार्टी आई? अब सबको पता है, जवाहरलाल नेहरू हमारे क्या बने? प्रधानमंत्री बने। और 1947 से ही सत्ता में कौन सी पार्टी आई? कांग्रेस पार्टी। 1947 से 1964 तक हमारी भारतीय राजनीति में जो नेता रहे वो थे जवाहरलाल नेहरू, और जो पार्टी रही वो थी कांग्रेस पार्टी। 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी, और उनके बाद ये सवाल उठा कि अब जो है कौन नेता बनेगा। तो सभी कांग्रेस के बड़े नेताओं ने मिलकर लाल बहादुर शास्त्री जी को अपना नेता चुना। लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे क्या बने? प्रधानमंत्री बने। तो हमने पहला टाइम पीरियड देखा है 1947 से 1964 तक। अब दूसरा टाइम पीरियड शुरू होता है, वो है लाल बहादुर शास्त्री का। लाल बहादुर शास्त्री कब से कब तक रहे हैं? 1964 से लेकर 1966 तक। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? अभी तक हमने 2 डेट पढ़ी है सिर्फ। 1947 से लेकर 1964 तक कौन प्रधानमंत्री रहे? जवाहरलाल नेहरू। और 1964 से 1966 तक कौन रहे? लाल बहादुर शास्त्री। अब लाल बहादुर शास्त्री जी जो हैं उनके टाइम पे भारत को पाकिस्तान से एक युद्ध करना पड़ा था 1965 में, और उस युद्ध के बाद जो संधि हुई थी युद्ध को रोकने के लिए वो हुई थी ताशकंद नाम की जगह पर। तो जब शास्त्री जी वहीं पर समझौता करने गए हुए थे तो वहीं पर 1966 में उनकी डेथ हो गई थी। 1965 में वॉर शुरू हुआ था, उसको ख़त्म होते होते 1966 आ गया था, और जनवरी का महीना था। तो जनवरी 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई, जब वो कहाँ गए हुए थे? ताशकंद में गए हुए थे। क्यों गए हुए थे? और क्योंकि जो 65 वाली लड़ाई हुई थी पाकिस्तान से, उसको सुलझाने के लिए गए हुए थे, उसको रोकने के लिए वो संधि करने गए थे। तो 2 प्रधानमंत्री अब तक हमने पढ़े। पहले कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू 1947 टू 1964। उसके बाद दूसरे कौन आए हैं? दूसरे आए हैं हमारे लाल बहादुर शास्त्री। और लाल बहादुर शास्त्री कब से कब तक? 1964 से लेकर 1966 तक। तो कांग्रेस प्रणाली में हमने 2 चीज़ पढ़ी हैं, 2 नेता पढ़े हैं। अब 1966 में क्वेश्चन खड़ा हुआ कि किसको नेता बनाएं, क्योंकि कांग्रेस जो है अब वो सोच रही थी कि अब किसको नए प्रधानमंत्री के रूप में भारत की जनता के सामने लाया जाए। तो बड़े बड़े नेताओं ने मिलकर ये फैसला किया कि जो इंदिरा गांधी है उनको हमें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाना चाहिए। अब एक और बड़े नेता थे जो कि इंदिरा गांधी के अपोजिशन में इस चुनाव में खड़े हुए थे। तो 2 उम्मीदवार हो गए हमारे। अब कौन कौन? एक तो है इंदिरा गांधी, दूसरे हैं मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जो हैं वो एक बड़े पुराने कांग्रेसी नेता थे और बहुत लंबे टाइम से वो भी राजनीति में थे और आज़ादी में भी उनका बड़ा योगदान था।
और अब जो दूसरा उम्मीदवार कौन है, इंदिरा गांधी। तो अब बात ये चल रही थी कि इंदिरा गांधी को बनाया जाए पीएम या मोरारजी देसाई को बनाया जाए। फाइनली जो है इंदिरा गांधी पीएम बनी। तो अब हमें पता है 1966 में कौन पीएम बनी है, इंदिरा गांधी। अब देखो जो सबसे पहले पीएम थे 1947 से 1964 तक, दूसरे पीएम है 1964 से लेकर 1966 तक। अब जो तीसरी हमारी बनेगी वो बनेगी इंदिरा गांधी और वो बनेगी 1966 में। अब कब तक बनेगी वो हम आगे सारी बातें पढ़ने वाले हैं। अब जो 1966 में इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाया गया था, उसके अगले ही साल इलेक्शन होने वाले थे। तो 1967 में हुए आम चुनाव। अब ये भारत में पहली बार हो रहा था कि जो कांग्रेस पार्टी है वो बिना नेहरू जी के इलेक्शन लड़ने वाली थी। तो अब पहली बार क्या हुआ था, भारत की जनता के सामने अब जो इलेक्शन होने थे उसमें नेहरू जी का चेहरा नहीं था, नए उम्मीदवारों का चेहरा था। तो अब कांग्रेस जो है उसको पहली बार एक धक्का लगा था। क्या हुआ होगा ऐसा 1967 के चुनावों में? आज तक यानी कि 1947 से लेकर 1967 तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि कांग्रेस किसी भी स्टेट में हारी हो। अब जो 1967 के चुनाव थे वो कांग्रेस के लिए एक बड़ा धक्का साबित हुए। ऐसा क्या हुआ 1967 के चुनाव में? 1967 के चुनाव में क्या हुआ, तमिलनाडु में ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कषगम पार्टी की सरकार बनी। यानी कि पूरे भारत में तो हालांकि जो प्रधानमंत्री हैं वो इंदिरा गांधी ही बनी और जो सरकार है वो कांग्रेस की ही आई, पर आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि कांग्रेस किसी भी स्टेट में हारी हो। पहली बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस किसी स्टेट में हारी। तो आप ये स्टेट याद रखना, 1967 के जो चुनाव हुए उसमें जो तमिलनाडु है वहाँ पर कांग्रेस की सरकार नहीं आई थी, वहाँ पर सरकार आई थी ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कषगम की। ये पार्टी का नाम है, द्रविड़ मुनेत्र कषगम। तो जो द्रविड़ मुनेत्र कषगम की सरकार आई उसके बाद इंदिरा गांधी हमारी प्रधानमंत्री बनी और सेंटर पे और बाकी सभी राज्यों में किसकी सरकार आई, इंदिरा गांधी की सरकार आई। अब टोटल ऐसे 9 राज्य थे जहां पर इंदिरा गांधी की सरकार जो है वो पूरा बहुमत नहीं लेकर आ पाई थी, पर फिर भी 8 राज्यों में तो गठबंधन करके कांग्रेस की सरकार बनी थी। और पर एक जो राज्य बचा था तमिलनाडु, सिर्फ वहीं पर कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई। तो 1967 के चुनाव में थोड़ा कांग्रेस को धक्का लगा क्योंकि नए नेता थे, नेहरू जी का चेहरा अब नहीं था। पर 1967 के चुनाव के बाद भी क्या स्थापित रहा, भारत में कांग्रेस का राज स्थापित रहा। यानी कि कांग्रेस प्रणाली अभी तक बची हुई है, बरकरार है। अभी तक कांग्रेस जो है उसको टक्कर देने वाली कोई भी पार्टी नहीं है। यही होता है कांग्रेस प्रणाली का मतलब। तो 1964 तक कौन रहे, नेहरू रहे। 66 तक लाल बहादुर शास्त्री रहे। उसके बाद अब कौन आ गई है नई प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी। अब इंदिरा गांधी भी कांग्रेस प्रणाली को बनाने में कामयाब रही, उनकी भी छवि एक अच्छे नेता के रूप में रहेगी और वो भी अब लंबे समय तक भारत में टिकने वाली हैं। तो हम आगे चलकर ये पूरी स्टोरी पढ़ेंगे कि कैसे कैसे कांग्रेस पार्टी भारत में रही, कैसे कैसे उसने काम किए। अब हम पहुंच चुके हैं 1967 तक। 1967 जो है उसमें अब क्या हुआ, इंदिरा गांधी जो हैं वो एक अकेली युवा नेता हैं, एक न्यू लीडर हैं वो सभी पुराने नेताओं के सामने। अब पुराने नेताओं ने ये सोचा था कि ये एक नई बच्ची आई है, इसको हम अपने इशारे से अपने आप काम करवा लेंगे। ठीक है, उनको लग रहा था कि हम बहुत बड़े पुराने नेता हैं, हम अपने आप हैंडल कर लेंगे। वो जो है उसको एक बच्ची के रूप में उन्होंने प्रधानमंत्री चुना था ताकि अप्रत्यक्ष रूप से वही काम कर सके, यानी कि कांग्रेस में उन्हीं का दबदबा रहे। पर इंदिरा गांधी जो हैं वो ऐसी नेता नहीं थी, वो अपने सारे फैसले खुद करती थी। वो बहुत ही कैपेबल नेता थी, बहुत ही समझदार नेता थी। तो जैसे ही वो प्रधानमंत्री बनी 1967 में, तो उसके बाद से ही उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, पार्टी पर अपना पूरा कंट्रोल रखना शुरू कर दिया और वो अपने हिसाब से सारी नीतियां देश में लागू करती थी। तो अब क्या होने लगा, धीरे धीरे करके कांग्रेस में ही आपस में मतभेद होने लगा। यानी कि कांग्रेस के जो पुराने नेता थे और इंदिरा गांधी थी और उनके जो सपोर्टर थे, उनमें क्या होने लगा, आपस में थोड़ा थोड़ा जो है आपस में वो चिढ़ने लगे एक दूसरे से। तो जितने भी पुराने नेता थे वो चाहते थे इंदिरा गांधी पर कंट्रोल करना, पर वो ऐसा नहीं कर पाए। इसीलिए 1967, 68 और 69 में पहुंच गए। अब हम 69 तक आते आते कांग्रेस में जो उनकी विचारधाराएं थी वो नहीं मिल रही थी। इसीलिए क्या हुआ, इंदिरा गांधी और पुराने सभी नेताओं की आपस में एक टक्कर होने शुरू हो गई पार्टी के अंदर ही। इसे हम बोलते हैं राजनीतिक कलह। क्या होने लगी पार्टी के अंदर ही, राजनीतिक कलह। कलह सुना ना आपने, आपस में कलह हो गई, यानी कि बात नहीं बन रही, लड़ाई हो गई आपस में, उसे बोलते हैं कलह हो गई। तो
कांग्रेस पार्टी के अंदर ही क्या होने लगी, राजनीतिक कलह होने लगी। दो ग्रुप बनने लगे, हमें दो ग्रुप दिखाई देने लगे। एक तो वो लोग जो सारे पुराने थे, पुरानी थिंकिंग के थे, पुराने नेता थे सारे, और एक वो लोग जो इंदिरा गांधी और उनके सपोर्टर्स थे। तो वो सारे लोग एक तरफ और पुराने नेता एक तरफ। अब जितने भी पुराने नेता थे उनको कहा गया सिंडिकेट। क्या कहा गया? सिंडिकेट। इनका एक दूसरा नाम भी है, वो है कांग्रेस ओ। क्या नाम है? दो नाम याद रखो आप, सिंडिकेट और कांग्रेस ओ। सिंडिकेट का मतलब है पुराने नेता, कांग्रेस ओ का मतलब भी है पुराने नेता। अब जो नई इंदिरा गांधी वाली जो कांग्रेस है उसका नाम है इंडिकेट। क्या नाम है? इंडिकेट। इंदिरा से याद रखो इंडिकेट, और पुराने क्या है? सिंडिकेट। सिंडिकेट और इंडिकेट ये दो ग्रुप बनने लगे किसमें? कांग्रेस में। अब 1969 आया। अब 1969 में होने वाले थे राष्ट्रपति के इलेक्शन, कि राष्ट्रपति कौन बनेगा। फिर कांग्रेस के सामने यही मुद्दा। तो अब राष्ट्रपति पद को लेकर क्या हुआ, इंदिरा गांधी के सपोर्टर्स में और पुराने वाले नेताओं में आपस में क्या होने लगा, फिर वही कॉन्ट्राडिक्शन चल गया दोनों में आपस में। फिर वही बातें कि किसको राष्ट्रपति बनाएं। तो जो पुराने वाली कांग्रेस थी उन्होंने अपने एक बड़े नेता जिनका नाम है नीलम संजीव रेड्डी, क्या नाम है? नीलम संजीव रेड्डी, उनको राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। अब इंदिरा गांधी जो है उनकी उनसे बनती नहीं थी, उनकी आपस में चल रही थी लड़ाइयाँ चल रही थी, खिटपिट चल रही थी उन दोनों की। तो इंदिरा गांधी नहीं चाहती थी कि नीलम संजीवा रेड्डी जो हैं वो राष्ट्रपति बने, पर वो कुछ अब कर भी नहीं सकती थी क्योंकि जो पुराने नेता हैं उनका भी पार्टी में बहुत प्रभाव था। तो अब जो ये 69 में राष्ट्रपति के इलेक्शन होने वाले हैं, इनमें क्या हुआ, इंदिरा गांधी ने वीवी गिरी को कहा कि मैं अपनी तरफ से तो आपको खड़ा नहीं कर रही हूँ, आप क्या करो स्वतंत्र रूप से खड़े हो जाओ, स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में खड़े हो जाओ, यानी कि बिना किसी पार्टी के आप राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हो जाओ। ये बात कही इंदिरा गांधी ने किसको? वीवी गिरी को। अब दो नाम ध्यान रखना, कौन कौन है राष्ट्रपति इलेक्शन के लिए उम्मीदवार। पहले है कांग्रेस पुराने वाले की तरफ से, यानी कि सिंडिकेट ग्रुप की तरफ से नीलम संजीव रेड्डी जो कि एक बड़े पुराने नेता हैं, और जो दूसरे नेता हैं वो हैं वीवी गिरी। तो इंदिरा गांधी की तरफ से खड़े हुए हैं वीवी गिरी, बिना किसी पार्टी के, बिल्कुल इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वो खड़े हुए हैं। पुरानी कांग्रेस की तरफ से खड़े हुए हैं नीलम संजीवा रेड्डी। अब सबको लग रहा था कि नीलम संजीवा रेड्डी जीते क्योंकि वो एक बड़े पुराने नेता थे, पर इंदिरा गांधी ने इलेक्शन से कुछ टाइम पहले एक बात कही थी कि किसी के भी पुराने पद को मत देखना, अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ सुनना और तब वोट करना, ये कहा था इंदिरा गांधी ने। तो उनकी ये बात शायद लोगों के दिलों पर लग गई और उन्होंने क्या किया, वीवी गिरी को राष्ट्रपति बनाया। किसको चुना गया? वीवी गिरी को। तो इससे लगा झटका, बहुत बड़ा झटका। किसको? जितने भी दिग्गज नेता हुआ करते थे कांग्रेस के, उन सबको क्या लगा? बहुत बड़ा धक्का। वो बेचारे सोच भी नहीं रहे थे कि ऐसा होगा हमारे साथ। उन्हें पूरा भरोसा था कि हमारा कैंडिडेट है वो जीतेगा। पर इंदिरा गांधी जो है वो एक अलग ही लेडी थी, बिल्कुल बहुत ही समझदार पॉलिटिशियन थी। वो जो रियल पॉलिटिशियन बोलते हैं जिसे, वो थी इंदिरा गांधी। तो अंदर ही अंदर उन्होंने ऐसी चालें चली, चालें कहो या आप योजनाएं कहो, इनको कुछ भी कहो, कूटनीति बोलेंगे वैसे हम इनको, ऐसी कूटनीतियाँ उन्होंने अपनाई कि उनकी तरफ का जो कैंडिडेट था वीवी गिरी, उनकी इस चुनाव में विजय हुई। तो 1969 में राष्ट्रपति कौन बना है? वीवी गिरी। अब जो बेचारे पुराने थे कांग्रेस वाले, वो तो बिल्कुल, अब पूछो ही मत उनका क्या हाल हुआ। और वो इतने चिढ़ने लगे इंदिरा गांधी से, उन्होंने इंदिरा गांधी को पार्टी से ही निकाल दिया। अब इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाला तो इंदिरा गांधी ने तुरंत अपनी वही जो उनकी पार्टी थी, उन जितने भी उनके समर्थक थे उनके साथ मिलकर कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, वो अलग पार्टी है, वो मेरी पार्टी है ही नहीं, असली कांग्रेस जो है वो तो मेरी वाली है। तो ऐसे करके क्या हुआ, 1969 के इलेक्शन के बाद कांग्रेस में दो ग्रुप बन गए, एक तो सिंडिकेट पुरानी और एक इंडिकेट नई। तो इंदिरा गांधी ने अपनी नई कांग्रेस बना ली, नई पार्टी बना ली। समझ गए यहाँ तक आप? अब हमें इस चैप्टर में यही सारी बातें पढ़नी है कि कांग्रेस के साथ ऐसा क्या क्या हुआ कि जो है उसकी प्रणाली स्थापित रही, कैसे वो इतने लंबे समय तक लगातार लोकतांत्रिक तरीके से अपनी सरकार बनाती रही।
पूरे विश्व को ये लग रहा था कि भारत में लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पाएगा, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान का हाल देखा था। जैसे ही पाकिस्तान के नेता जो हैं मोहम्मद अली जिन्नाह, उनकी डेथ हुई थी, उसके बाद डेमोक्रेसी नाम की चीज़ नहीं बची थी पाकिस्तान में। तो यही पूरी दुनिया को लग रहा था कि भारत भी ऐसा ही देश है, यहाँ भी लोकतंत्र नहीं टिक पाएगा। जब नेहरू की डेथ हुई तब ये पूरी दुनिया में बातें होने लगी थी कि अब शायद यहाँ पे सैनिक शासन लागू होगा, क्योंकि किसी को भरोसा नहीं था कि इतने अच्छे तरीके से मैनेजमेंट होगा सरकारों का। तो अब तक हम पहुँचे 1969 में, यानी कि 1969 में। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था जवाहरलाल नेहरू का टाइम पीरियड 1947 से 1964 तक। उसके बाद हमने पढ़ा 1964 से 1966 तक लाल बहादुर शास्त्री जी का टाइम पीरियड। उसके बाद आई है इंदिरा गांधी, 1966 से वो रही हैं 1971 तक। कब से कब तक? 1966 से 1971 तक। और इन्हीं सब बातों के बीच हमने पढ़ा था 1969 का राष्ट्रपति वाला इलेक्शन। तो हमें यहाँ पे एक बात पता चली कि 1969 में कांग्रेस दो भागों में बढ़ चुकी है, एक भाग है इंडिकेट, एक भाग है सिंडिकेट। तो कहाँ तक पहुँच गए हम? 1969 में। तो इसको बिल्कुल स्टोरी की तरह आप समझो, यहीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे सारे। यहीं से कभी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे कि बताओ इंडिकेट क्या है, सिंडिकेट क्या है, या आपसे बड़ा पूछ लेंगे कि पूरी स्टोरी बताओ कांग्रेस कैसे चली। तो बस आप इस पूरे चैप्टर को अच्छे से स्टोरी की तरह देखते रहो, समझते रहो, ठीक है। मैं आपको हर एक चीज़ करवाऊँगा। तो अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और इन वीडियोस को आप अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हमारी बहुत मेहनत लगती है इन वीडियोस को बनाने में। अगर आपको अच्छी लग रही है तो ही आप शेयर करें, अगर आपको बुरी लग रही है तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें कि आपको ये कमी लगी, ताकि हम आने वाली वीडियोज़ में उन कमियों को सुधार सकें। तो आपको अगर अच्छी लग रही है तो फिर नहीं रुकना है, फिर तो सब्सक्राइब भी करना है और अपने दोस्तों को भी शेयर करनी है, ठीक है ना। सभी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए सब कुछ बनाऊंगा, पूरा सिलेबस बनाऊंगा। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को शेयर करते रहें।